पाठ 11 मानव शरीर और अंग संस्थान। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में देखेंगे कि स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम पाठ के प्रश्नोत्तर का शुरुआत करते हैं। इस पाठ में पहला प्रश्न है, मेरा जोड़ीदार खोजो। मेरा जोड़ीदार खोजो का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पे दो समूह अ और ब दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अ समूह के शब्दों का संबंध ब समूह के शब्दों से क्या सही है उसको हमें मैच करना है। तो इसे ही जोड़ियां मिलाओ। इस प्रश्न को मेरा जोड़ीदार खोजो जैसे नाम से दिया गया है। तो जब कभी प्रश्न को नाम बदलकर पूछा जाए तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उसका आंसर बदल गया। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरा जोड़ीदार खोजो में समूह अ में जैसे शब्द है हृदय के स्पंदन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्तदान, निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये प्रश्न आपको दिए गए हैं। ब समूह में इसका उत्तर है। तो हमें सबसे पहला प्रश्न हृदय के शरीर का स्पंदन, यानी हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो यह उसका सही उत्तर होगा 72 प्रति मिनट। एक मिनट में 72 बार। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरा प्रश्न है आरबीसी। आरबीसी का अर्थ है रेड ब्लड सेल्स। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीलीटर आरबीसी की संख्या होती है। तो दूसरा उत्तर हो गया 50 से 60 लाख। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 10 हजार प्रति घन मिलीलीटर व्हाइट ब्लड सेल्स होना चाहिए। चौथा है रक्तदान। रक्तदान एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में 350 मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है। तो सही उत्तर होगा 350 मिलीलीटर। पांचवा निरोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान। जब हम स्वस्थ होते हैं, हमें फीवर या बुखार नहीं होता है, तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार छठवां ऑक्सीजन युक्त रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। अब देखिए यहाँ पे अंग संस्थान, कार्य और अंग दिए गए हैं। जैसे कि हमको पता है कि अंग संस्थान का अर्थ होता है कि कई अंग मिलकर एक कार्य करते हो। तो यहाँ पे श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको श्वसन संस्थान में आने वाले अंग तथा उन अंगों के कार्य लिखने हैं। ठीक उसी प्रकार से रक्त परिसंचरण संस्थान और उन संस्थान में आने वाले अंग और उन अंगों के कार्य बताने हैं। तो अभी हम एक एक अंग और उनके कार्यों के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है श्वसन संस्थान। तो श्वसन संस्थान में पहला अंग आता है नाक। अब नाक के कार्य क्या लिखेंगे कि अंतः श्वसन तथा बहिर्श्वसन के स्थान के लिए उपयोगी होता है। अर्थात हम जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया के लिए नाक उपयोगी होता है। फिर श्वसन संस्थान में दूसरा अंग आता है ग्रसनी। ग्रसनी भोजन तथा हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है, जो श्वसन नलिका तथा ग्रसनी नलिका का आरंभ होता है, जो आगे चलकर हमारे फेफड़े तक हवा पहुंचाती है। श्वसन संस्थान का तीसरा अंग आता है श्वसन नलिका। श्वसन नलिका का कार्य क्या है कि फेफड़ों में हवा ले जाती है और आगे दो श्वसन नलिका में विभाजित हो जाती है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, तो दोनों फेफड़ों में हवा ले जाने का कार्य करती है। अगला अंग है फेफड़ा। फेफड़े का कार्य क्या है? श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान करना।
अब श्वसन संस्थान का अगला अंग वायुकूपिका। वायुकूपिका का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाना, ये वायुकूपिका का कार्य होता है। वास्तव में गैसीय आदान प्रदान वायुकूपिकाओं के माध्यम से होता है। और श्वसन संस्थान का अगला अंग श्वास पटल। श्वास पटल का कार्य क्या है? श्वास पटल के संकुचन और शिथिलन के द्वारा ही ऑक्सीजन या श्वसन की प्रक्रिया को संभव बनाता है। फेफड़े में आकुंचन और प्रसरण होता है, जिसके कारण श्वसन की प्रक्रिया संभव होती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में अभी एक प्रश्न श्वसन संस्थान के अंग और उनके कार्यों के बारे में देखा। दूसरा पॉइंट है रक्त परिसंचरण संस्थान। आगे हम रक्त परिसंचरण संस्थान में आने वाले अंगों के नाम और उन अंगों के कार्यों के बारे में देखते हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान में पहला अंग आता है हृदय। हृदय मांसपेशीय पंप जो कि संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। हृदय के माध्यम से ही शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान का दूसरा अंग होता है धमनी। धमनी का क्या कार्य है? हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त का वहन करना। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियां प्रत्येक कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती हैं। ये धमनी का कार्य है। मतलब हृदय से कोशिकाओं तक रक्त को ले जाने का कार्य धमनियों के माध्यम से होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान का अगला अंग है शिरा। शिरा का कार्य क्या होता है? शिरा शरीर के अन्य अंगों से हृदय की ओर रक्त लाने का कार्य करती हैं। मतलब धमनियां रक्त पहुंचाती हैं और शिरा उन रक्तों को वापस हृदय की ओर लाता है। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराएं प्रत्येक कोशिका से अनाक्सीकृत रक्त हृदय तक पहुंचाती हैं। रक्त परिसंचरण संस्थान में अगला जो अंग है उसे कहते हैं केशवाहिनी। केशवाहिनियों की संरचना कैसी होती है? जैसे कि जब धमनी और शिरा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो केशवाहिनियां बनती हैं। केशवाहिनियों के कार्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण अत्यावश्यक अंगों में केशवाहिनियों का जाल फैला होता है, जिससे ऑक्सीजन, पोषक द्रव्य, संप्रेरक, जीवन सत्व इत्यादि का आदान प्रदान केशवाहिनियों की भित्तियों में से होता है। अर्थात कोशिकाओं को सभी महत्वपूर्ण पदार्थ पहुंचाए जाते हैं और वहां से अनुपयोगी पदार्थ निकाले भी जाते हैं। तो रक्त कणिका अगला अंग है रक्त कणिका। रक्त कणिका में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका क्या करता है? उनका कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, अर्थात ले जाना और लाना। ये किसका कार्य है? लाल रक्त कणिकाओं का। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है? शरीर में हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षी का अर्थात है कि हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिससे हम रोग के जंतुओं से लड़ने में सक्षम होते हैं। तीसरा होता है रक्त पट्टिका। रक्त पट्टिका का कार्य क्या होता है कि रक्त के जमने अथवा स्कंदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जैसे हमें चोट वगैरह जब लग जाता है, कट जाता है, तो ब्लड हमारे शरीर से अधिक मात्रा में न निकले, उसे थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? रक्त पट्टिका। अगला अंग है रक्त द्रव्य। रक्त द्रव्य में स्थित अनेक प्रोटीन विशिष्ट कार्यों में भाग लेते हैं तथा रक्त द्रव्य को तरलता भी प्रदान करते हैं, जैसे कि लिक्विड के रूप में ब्लड होता है। अब हमारा
अगला प्रश्न नंबर 3 है, जिसका प्रश्न स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियां बनाओ। इसमें 2 आकृतियां बनाने के लिए बोली गई हैं। पहला आकृति है श्वसन संस्थान की और दूसरी आकृति है हृदय की आंतरिक संरचना। तो हम लोग एक एक आकृतियों को देखते हैं और उनका आकृति आप देखकर चित्र बना सकते हो। जैसे कि प्रश्न नंबर 3 में स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियों में पहली आकृति है श्वसन संस्थान की। अब यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। यह एक मानव श्वसन संस्थान की नामांकित आकृति है। इसे देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यह आकृति बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का ब, जिसमें स्वच्छ और नामांकित आकृति बनानी है, वह है हृदय की आंतरिक संरचना। अब यह आप एक मानव हृदय की आंतरिक संरचना देख रहे हैं। इसको देखकर आप यह चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में सकारण उत्तर पूछा गया कि सकारण स्पष्ट करो। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पांचों प्रश्न का, जिसे हम कभी कभी पूछा जाता है कि वैज्ञानिक कारण स्पष्ट करो या कारण स्पष्ट करो, तो इस तरह के प्रश्न है। तो अब एक एक प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ क्रम से देखते हैं। कारण बताओ में पहला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त लाल रंग का होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका उत्तर देखिए कि हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त जटिल प्रोटीन है। यह लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है, इसलिए मनुष्य के शरीर का रक्त लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न, श्वास पटल के ऊपर नीचे होने की क्रिया एक के बाद एक होती है। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, श्वास पटल के संकुचन तथा शिथिलन के कारण ही सांस लेना संभव हो पाता है। जब पसलियां ऊपर उठती हैं, तब ठीक इसी समय श्वास पटल नीचे हो जाता है। यह क्रिया एक साथ होने से फेफड़े पर दाब कम होता है, जिससे बाहर की हवा नाक के द्वारा फेफड़े में आ जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये है। अब अगला कारण बताओ, रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इसका उत्तर होता है कि किसी भी कृत्रिम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। एक स्वस्थ निरोगी रक्तदाता के रक्तदान के द्वारा ही रक्त प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उचित समय पर रक्तदान करने से उस रोगी के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसलिए रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है या माना जाता है। अब इसी क्रम में अगला कारण बताओ, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता कहते हैं। इसका उत्तर होता है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। अतः ओ रक्त समूह वाला रक्त ग्राहक के शरीर में रक्त जमने की अभिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। इसलिए ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। सकारण स्पष्ट करो का अब आखिरी प्रश्न है, भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। तो भोजन में हमारे नमक की मात्रा क्यों कम होनी चाहिए? इसका उत्तर है कि आहार में अत्यधिक नमक होने का अर्थ है अत्यधिक सोडियम आयनों का उपस्थित होना। अत्यधिक सोडियम आयन के कारण रक्तदाब बढ़ सकता है। बढ़े हुए रक्तदाब की अवस्था को ही हम उच्च रक्तदाब
अर्थात हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह उच्च रक्तदाब कुछ परिस्थितियों में भयंकर तथा प्राण घातक भी हो सकता है, इसलिए हमें भोजन में नमक की मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 सकारण स्पष्ट करो के सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।